अब तक जो हॉकिंग्स में एडवेंचर्स हमें देखने को मिले हैं वो फाइनली एक खतरनाक रूप ले रहा है और स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 ने इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया है कि अब हॉकिंग्स के डरावने सपने सच होने वाले हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 ने सीजन 1, 2 और 3 के मजे को कई गुना ऊपर पहुंचा दिया है और अब फाइनली हमारे लिए सीजन 5 का इंतजार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। खैर वो जब तक आएगा तब तक आएगा। फिलहाल हम बात करते हैं इस सीरीज के कुछ बेहतरीन बिहाइंड द सीन कहानियों के बारे में जो आपका माइंड ब्लो कर देंगे और जिसके लिए हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट्स में कई बार हमें रिक्वेस्ट की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज आप जानेंगे कि एडी मंसन के कैरेक्टर को किस रियल लाइफ क्रिमिनल पर मॉडल किया गया था, क्या है वेक्ना की कहानी और इसके रूप में तैयार होने में कितना वक्त लगता था, कहां पर है असल में क्रील हाउस, साथ ही साथ मिली बॉबी ब्राउन को इस सीरीज के अंदर छोटा कैसे किया गया था। जानेंगे इस सीजन में हेयर स्टाइल्स के पीछे के इंस्पिरेशंस के बारे में और फाइनली जानेंगे कि इस सीजन में आखिर पर एपिसोड को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए थे। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के प्लानिंग की शुरुआत सीजन 3 की रिलीज से ही हो गई थी, जहां पर कोविड पैंडेमिक के डिले और इस सीरीज की विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को लेंथ को देखकर इस सीरीज को 2 वॉल्यूम्स पर रिलीज किया गया, जहां पर डफर ब्रदर्स ने 9 स्क्रिप्ट्स को डेवलप किया था जो टोटल 800 पेजेस के थे। जहां पर फाइनली 30 सितंबर 2019 को नेटफ्लिक्स ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट डफर ब्रदर्स के साथ साइन किया और उसी दौरान चौथे सीजन की अनाउंसमेंट भी हो गई। सीजन 4 के अंदर एडी मंसन को एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इस कैरेक्टर का इंस्पिरेशन रियल लाइफ के एक कॉन्विक्ट से आया था, जिसमें अमेरिका के वेस्ट मेम्फिस में डेमियन इपकोल्स नाम के एक इंसान पर 1994 में सैटेनिक रिचुअल से 3 लड़कों को मारने का गलत आरोप लगाया गया था, जहां पर उसे उसी समय डेथ रो की सजा सुना दी गई थी। लेकिन उसे अपनी केस को लेकर लड़ते हुए साल 2011 तक का वक्त मिल गया इंसाफ पाने में और फाइनली उसे नॉन गिल्टी घोषित कर ही दिया गया और उसी की डॉक्यूमेंट्री पैराडाइज लॉस्ट से डेमियन इकोल्स के बारे में सारी जानकारी जुटाई गई थी, जिसने एडी मंसन के कैरेक्टर को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। जैसा कि इस सीरीज का एक ट्रेडिशन रहा है जिसमें वो बेसिकली डंजन्स एंड ड्रैगन गेम के कैरेक्टर्स को एक ट्रिब्यूट देता है और अपने मॉन्स्टर्स का नाम उन्हीं पर रखता है और इस सीजन के अंदर बारी थी वेक्ना की। वेक्ना को बेसिकली डंजन्स एंड ड्रैगन की 1976 की एल्ड्रिच विजर्डी की रूल बुक में पहली बार मेंशन किया गया था, जहां पर बुक के अंदर इसकी लेफ्ट आई और लेफ्ट हैंड ही सरवाइव करते हैं। फिर भी ये D&D के डिफॉल्ट पैंथियंस ऑफ गॉड का एक मेंबर है, जहां पर इसकी कहानी के हिसाब से इसका राइट हैंड मैन इसको धोखा दे देता है, जो सीजन के अंदर बेसिकली एक इंडिकेशन है 11 का, जिसे वो बेसिकली अपने साथ मिलाना चाहता है, लेकिन 11 उसे अपसाइड डाउन में बैनिश करती है। इस सीरीज के अंदर 11 की दबी हुई पास्ट ओरिजिन्स को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया, लेकिन जो सबसे खास बात थी वो था यहाँ पर 11 का यंग दिखना और इसे करना एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था, जहाँ पर सबसे पहले यंग 11 की बॉडी डबल का रोल यहाँ पर चाइल्ड एक्ट्रेस मार्टी ब्लेयर ने प्ले किया है, जिसके ऊपर यहाँ पर मिली बॉबी ब्राउन की फेशियल एक्सप्रेशंस को सुपर इम्पोज किया गया था और यहाँ पर 11 के बिहेवियर और एक्शंस का ख्याल रखने के लिए मिली बॉबी ब्राउन ने इस सीन्स के अंदर मार्टी ब्लेयर को डायरेक्ट करने में हेल्प की थी। बात करें अगर यहाँ पर छोटे बालों की, तो मार्टी ब्लेयर ने अपने बालों को यहाँ पर छोटा तो कटवाया था, लेकिन यहाँ पर मिली बॉबी ब्राउन ने अपनी दूसरी मूवीज में कमिटमेंट होने की वजह से यहाँ पर उन्होंने विग का इस्तेमाल किया। सीजन 2 और 3 के अंदर बिली के रूप में नजर आए डैक्रे मॉन्टगोमेरी, उन्होंने इस सीजन के अंदर भी अपना एक कैमियो एज अ मेमोरी के रूप में दिया था, जिसे एक्चुअली यहाँ पर मैक्स को हॉन्ट करते दिखाया गया था, लेकिन ये चीज करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इस दौरान कोविड पैंडेमिक के चलते इंटरनेशनल ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर डेकन मॉन्टगोमेरी ने अपने सीन्स को ऑस्ट्रेलिया के एक साउंड स्टेज में शूट किया था। वहीं पर यहाँ पर सेडी सिंह के मैक्स के सीन्स को अमेरिका में शूट किया गया था और बाद में इन दोनों सीन्स को पोस्ट प्रोडक्शन में कंपोजिट किया गया। इस सीजन के अंदर हमें अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के नए और अलग हेयर स्टाइल्स देखने को मिले, लेकिन आपको शायद नहीं मालूम होगा कि इन हेयर स्टाइल्स का भी अपना मतलब है और इन्हें एक्चुअली कई सारे रियल लाइफ सेलिब्रिटीज पर मॉडल किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एडी मंसन के हेयर स्टाइल को 1980s के ऑजी ऑसबॉर्न पर मॉडल किया गया है। साथ ही साथ क्रिसी के हेयर को यहाँ पर ओलिविया न्यूटन जॉन पर मॉडल किया गया है
साथ ही साथ उसके बॉयफ्रेंड जेसन के हेयर स्टाइल को रिस्की बिजनेस के टॉम क्रूज पर मॉडल किया गया है। वहीं पर माइक और डस्टिन के हेयर स्टाइल्स को 1980s के कई सारे मेटल बैंड्स के होमाज के रूप में डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ रॉबिन और विकी के हेयर स्टाइल्स को द ब्रेकफास्ट क्लब मूवी की एली शीडी और मॉली रिंगवॉल्ड पर इंस्पायर किया गया था। और बात जब हेयर स्टाइल की हो रही है तो यहाँ पर नोआ स्कैम के विल बायर्स के कैरेक्टर का हेयर स्टाइल सेम ही रखा गया, जिसके लिए बेचारे नोआ स्कैम्प ने प्रोडक्शन से एक नए हेयर स्टाइल के लिए रिक्वेस्ट किया था। लेकिन जैसा कि नोआ स्कैम्प का कैरेक्टर अपनी पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है, उसके लुक को यहाँ पर इस चीज को डिनोट करने के लिए सेम ही रखा गया। इस सीजन के अंदर हमने ब्रैड गैलमन के बॉल्ड ईगल / उड़ता चमन के कराटे चॉप का जलवा भी हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पर अपना जलवा दिखाने के लिए ब्रैड गैलमन ने एक अच्छी खासी तैयारी की थी और उन्होंने तकरीबन कोविड पैंडेमिक के शटडाउन से 2 महीने पहले और एक्चुअल शूटिंग के 1 महीने पहले यानी टोटल 3 महीनों तक अपने मूव्स की टाइकोंडो मास्टर्स से ट्रेनिंग ली थी। अब जैसा कि सीजन की कहानी को हॉकिंग्स के बाहर बहुत हद तक इंटरनेशनल कर दिया गया, इसकी शूटिंग भी कई अलग अलग लोकेशंस पर हुई है, जहां पर हॉकिंग्स और कैलिफोर्निया की शूटिंग अटलांटा, जॉर्जिया और एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको की साउंड स्टेजेस में हुई है। वहीं पर रशिया के प्रिजन्स के सीन्स के लिए लिथुआनिया के डीकमीशन प्रिजन लुकास्केस प्रिजन में हुई है। साथ ही साथ क्रील हाउस भी एक्चुअल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिसे एक्चुअली जॉर्जिया में 1882 में बनाया गया था और इसे क्रील हाउस के बजाय क्लेमोंट हाउस के नाम से जाना जाता है। और सीरीज के लिए इसके बाहरी आउटर हॉरर लुक को एक्चुअली मॉडिफाई किया गया था। सीरीज की कहानी को फिल्म करना और डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था इस सीरीज को जमाने के हिसाब से दिखाना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आउटफिट्स, जहां पर सबसे प्रॉब्लमैटिक था आर्गाइल के कपड़ों को डिजाइन करना। और यहां पर आर्गाइल के 1986 के जमाने के कैलिफोर्निया के लुक का इंस्पिरेशन क्विकसिल्वर कंपनी के साथ डेवलप किया गया था। साथ ही साथ यहां पर जूतों के लिए वैंस और कॉन्वर्स ने कई सारे कस्टम मेड जूते क्रिएट किए थे। बात करें अगर विजुअल इफेक्ट्स की, तो शो के इस पर्टिकुलर सीजन के लिए इस सीरीज के 2 साल के पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कई सारे विजुअल इफेक्ट शॉट्स को क्रिएट किया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर डफर ब्रदर्स ने तकरीबन 90% प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का ही इस्तेमाल किया है, ताकि यहाँ पर एक्टर्स फिजिकल चीजों से ज्यादा अच्छे से इंटरैक्ट और एक्ट कर पाएं। जहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स और चेरनोबिल जैसी सक्सेसफुल सीरीज में काम करने वाले मेकअप आर्टिस्ट बैरी गोवर को हायर किया गया था, जिन्होंने वेक्ना के लुक को डेवलप करने में हेल्प की थी। फाइनली अगर बात करें वेक्ना की, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसे भी हेनरी / नंबर 1 का रोल प्ले करने वाली जेमी कैम्पबेल बावर ने ही प्ले किया है, जहाँ पर इसके कुछ छोटे मोटे हिस्सों को ही CGI से बनाया गया था, लेकिन बाकी सब कुछ एक प्रैक्टिकल सूट था, जिसे पहनने में जेमी कैम्पबेल बावर को तकरीबन 7.5 घंटे तक का वक्त लगता था, जहाँ पर इस सूट के तकरीबन 18 पीसेस थे, जिन्हें एक्चुअली जोड़ा जाता था। केट बुश का गाना रनिंग अप द हिल, जिसने एक्चुअली वेक्ना से मैक्स की जान बचाई थी, सीजन 4 में पहली बार सुनने के बाद एक लंबे समय के बाद इस गाने की पॉपुलैरिटी एक बार फिर से बढ़ गई, जहां पर इस गाने को एक्चुअली 1985 में केट बुश के एल्बम हाउंड्स ऑफ लव के साथ रिलीज किया गया था। और ये गाना उस जमाने में यूके के सिंगल चार्ट्स में नंबर 3 पर था और यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में ये नंबर 30 पर था। लेकिन जब इसे नेटफ्लिक्स के व्यूअर्स ने सुना तो ये iTunes और स्पॉटिफाई पर नंबर 1 की पोजीशन पर 60 घंटों तक बना रहा। और इसके लिए यहाँ पर केट बुश ने स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करा। एंड ऑफ कोर्स ये गाना है भी बहुत ऑसम। वो सब तो ठीक है, लेकिन चलिए बात करते हैं कि इस सीरीज के इस सीजन को बनाने में असल खर्चा कितना आया। वेल, ये सीजन बहुत हद तक विजुअल इफेक्ट्स की तरफ इंक्लाइंड भी था और बाकी पिछले सीजन से बहुत ज्यादा लंबा भी, जिसके कारण ऑन दी एवरेज पर एपिसोड $30 मिलियन खर्च किए गए और टोटल इसके $270 मिलियन के साथ इस सीजन को बनाया गया, जो बेसिकली एक बड़ी बजट हॉलीवुड मूवी के बजट को टक्कर देता है। साथ ही साथ इसने गेम ऑफ थ्रोन्स के लेटर सीजन्स का रिकॉर्ड भी बहुत बुरी तरह से तोड़ा, जहां पर गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 7 और 8 का पर एपिसोड एवरेज बजट $15 मिलियन के आसपास पहुंचा था।
वहीं पर दूसरी ओर अगर बात करें व्यूअरशिप की, तो नेटफ्लिक्स के हिसाब से 30 मई 2022 को स्ट्रेंजर थिंग्स ने तकरीबन 287 मिलियन आवर्स अपने रिलीज के पहले हफ्ते में जनरेट किए और इसने अपने पिछले सीजन के इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया और ये पहले ही हफ्ते में टॉप 10 व्यूड प्रोग्राम्स के टॉप पर बनी रही। सो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 फैक्ट्स। ऑफ कोर्स सीजन 1 से लेकर 3 तक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी और उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। बाय द वे, सीजन 4 का सेटअप मुझे बहुत पसंद आ रहा है, जो बेसिकली सीरीज की एंडिंग यानी सीजन 5 की हाइप कहीं ज्यादा बढ़ा रहा है। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस सीजन के बारे में और कौन कौन सी बातें मालूम है। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।